हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज फिर से लेकर आए हम एसएससी जीडी के लिए कि जो रोजगार वेद अंकित की हिंदी की बुक्स है उसका हम लास्ट चैप्टर आज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अगर आपने अभी तक हमारे जो पिछले चैप्टर नहीं देखे तो आप यूट्यूब में जाकर प्लेलिस्ट खोल सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको जो है 29 वीडियो आपको मिलेंगी जो कंप्लीट हिंदी से रिलेटेड है। आप जाइए उनको देख लीजिए, फिर यहाँ पर आप जो है 9th चैप्टर को शुरू कर सकते हैं। तो 9th चैप्टर जो है आपका गद्यांश का है, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 9th चैप्टर, जिसका नाम है गद्यांश। तो गद्यांश में क्या है कि आपको गद्यांश में एक पैराग्राफ दिया जाएगा, गद्यांश दिया जाएगा पढ़ने के लिए, चाहे वो गद्य हो सकता है चाहे पद हो सकता है। तो उसमें से आपको रिलेटेड 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आपको उसी गद्य में से देना होता है। तो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। गद्यांश के बारे में कुछ जान लेते हैं हम। तो गद्यांश के बारे में जानेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, गद्यांश के बारे में हम जानेंगे तो विशेष यहाँ पर लिखा है, विशेष तौर पर हिंदी भाषा को लिखने या पढ़ने की 2 विधाओं का प्रयोग होता है। हम किसी भी हिंदी विधा किसी भाषा को लिखना है, हमें पढ़ना है, तो उसके लिए हम 2 विधाओं का प्रयोग करते हैं। पहले को हम बोलते हैं गद्य और दूसरे को बोलते हैं पद। तो जब किसी रचना में पूर्ण छंद का अभाव होता है और अर्थपूर्ण तरीके से लिखना क्या कहलाता है, गद्य कहलाता है। तो जैसे कि कहानी हो जाएगा, निबंध हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका सभी क्या हो जाएंगे, गद्यांश हो जाएंगे। अपठित गद्यांश गद्य सहित ऐसा अंश है जिसे पढ़ा नहीं गया हो, वह निर्धारित पाठ्य पुस्तकों से संकलित नहीं हो। अपठित गद्यांश की भाषा कठिन नहीं होती है, अपितु प्रेरणात्मक सामाजिक परंपराओं से परिपूर्ण है और इसे आसानी से समझा सकता है। तो अपठित गद्यांश के गुण कौन कौन से होते हैं डियर फ्रेंड्स, अपठित गद्यांश के गुणों के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है। क्या है कि इसमें अभिव्यक्ति जो होती है स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है। इसमें विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी होती है। इसमें तथ्यों की वास्तविक विवेचना होती है। और इसमें क्या है कि व्यावहारिक भाषा का शुद्ध प्रयोग भी होता है। तो उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण इसमें क्या है, गद्यांश नंबर 1। गद्यांश नंबर 1 आता है जिसमें आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख करना तथा उसकी जो अभिव्यक्ति सरल करना, जो करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें क्या है, रसास्वादन स्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर है, मनोहर है, काफ़ी जो है कही जाती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरस वस्तु जो होती है चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का जो है बसंत चित्रण सुंदर है, और कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि इसमें जो है चरित्र की प्रधानता है। बात करेंगे यहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं। और है यहाँ पर, सुंदर शब्द संकीर्ण है जबकि मनोहर व्यापक और विस्तृत है। तो साहित्य में साधारण वस्तु विशेष प्रति होती है, उससे मनोहर कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो है, जो यहाँ पर दिए गए हैं आंसर, यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जिसमें से आपको आंसर निकालना होता है। तो डियर फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है आपसे कि कालिदास के प्रकृति का वर्णन का आधार है। जो कालिदास है उनकी प्रकृति के आधार का वर्णन क्या है। तो जैसा कि पैराग्राफ आपने पढ़ा होगा, सही से ध्यान से देख लेना एक बार और जो है पीछे जाकर। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कालिदास के प्रकृति का वर्णन का आधार क्या है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो उसमें जैसा कि उसमें था मनोहरता, उसकी मनोहरता किसकी, कालिदास की प्रकृति का वर्णन है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ सेकंड क्वेश्चन आपसे कहता है सौंदर्य की परख की जाती है। जैसे कि आपसे पूछा है उसमें पैराग्राफ में बताया था कि सौंदर्य की परख किससे की जाती है। मनोहरता के आधार पर, रूप के आधार पर, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, आनंद की मात्रा के आधार पर। तो डियर फ्रेंड्स, आंसर क्या होगा इसका, डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। किसके आधार पर की जाती है, मनोहरता के आधार पर उसकी जो है क्या की जाती है। तो बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर की बात करेंगे, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक आपको बताना है। तो कि साहित्य और सौंदर्य है, अभिव्यक्ति की अनुभूति है, सुंदरता बनाम मनोहरता है, सुंदरता संकीर्णता है। तो राइट आंसर क्या होगा डिफरेंट 3 का, वो ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। क्या है इसका शीर्षक, साहित्य और सौंदर्य इसका क्या है, शीर्षक है। तो बढ़ेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो आपको बताना है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो आप बताएंगे इसे देवनागरी जो लिपि में से हम लिखते हैं। तो बढ़ते हैं यहाँ पर, जो आपका उदाहरण नंबर 2 है जिसमें आपको जो है उत्तरमाला डियर फ्रेंड साथ के साथ आपको मिलती जाएगी। यहाँ पर उत्तरमाला है, आप देख सकते हैं, ये उत्तरमाला है आपकी, इसे आप देख सकते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट जो है आपका गद्यांश नंबर 2। तो गद्यांश नंबर 2 को आप ध्यान से पढ़ेंगे। गद्यांश नंबर 2 क्या कहता है कि अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का।
प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का। चैतन्य आत्मा की पूजा से ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य की आत्मा से हम क्या क्या तेज, बल और पराक्रम प्राप्त कर सकते हैं, ना कि धन से। चैतन्य पूजा ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य का प्रेम हृदय, निष्कपट मन और मित्रता पूर्वक नेत्रों से निकलकर बहती है। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट थोड़ा और है। तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लगाती है। तो डियर फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किससे रहित जो राज्य है वो किस काम का नहीं है। तो किससे रहित, तो डियर फ्रेंड्स आंसर की जब हम बात करेंगे तो सी ऑप्शन, किससे, प्रियजनों से। आपको पैराग्राफ में या गद्यांश में पहले ही दिखा हुआ था। बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि जगत का अर्थ क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछता है कि जगत का अर्थ क्या है। समाज है, संसार है, प्रदेश है या देश है। तो डियर फ्रेंड्स सेकंड नंबर का जो आंसर हो जाएगा, जगत से हम किससे संबंधित करते हैं, ये संसार से संबंध होता है। बात करेंगे इसका अर्थ होता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, निष्फल का अर्थ आज से आपको बताना है कि निष्फल का क्या होता है। अधूरा होता है, कि फलदायी होता है, व्यर्थ होता है या सार्थक होता है। तो थ्री नंबर का जो आंसर होगा आपका वो होता है व्यर्थ। निष्फल का जो आशय होता है पैराग्राफ गद्यांश के अनुसार क्या होता है, व्यर्थ। माने यहाँ पर देखेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि सुख के खेत को हरा भरा प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या है। तो जो सुख के खेत को अगर हम हरा भरा करना चाहते हैं और प्रफुल्लित करना चाहते हैं तो इसका अर्थ क्या है। तो क्या होगा इसका अर्थ, तो फोर्थ नंबर का क्या होगा, जीवन को सुखमय बनाना। इसका अर्थ क्या होगा, जीवन को सुखमय बनाना। तो डियर फ्रेंड्स ये इसकी उत्तरमाला है। साथ के साथ अब उदाहरण नंबर आता है आपका थर्ड। तो उदाहरण नंबर थर्ड में आपसे पहले ही आपसे पूछा है कि इस हिंदी साहित्य इतिहास को चार भागों में बांटा गया है। आपको बताया आदिकाल में बांटा गया, भक्ति काल में और रीतिकाल में और आधुनिक काल में। ये आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पर जो आपका पैराग्राफ दिया गया है, भक्ति काल में संत कवि सूरदास जी को कौन नहीं जानता। तो भक्ति काल के कृष्णोपासक सूरदास जी सूर सागर, सूरसा बली, साहित्य लहरी आदि का अनमोल खजाना हिंदी साहित्य को दिया है। किसने, सूरदास जी ने। अनेक पदों में वात्सल्य, श्रृंगार एवं शांत रस के भावों को प्राप्त होते हैं। उनके लिए कहा गया है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के सब दास। वे अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनके काव्य की विशेषता, उनके काव्य की विशेषता क्या है, उनके काव्य की विशेषता ये है कि गेय पद है। इनके काव्य की विशेषता क्या है, वे गेय पद हैं। उनकी अधिकतर रचना ब्रज भाषा में पाई जाती है। कहीं कहीं पर संस्कृत फारसी भाषा के शब्द भी पाए जाते हैं। उनकी रचनाओं में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा और उत्प्रेक्षा आदि सभी अलंकार पाए जाते हैं। वे जन्मांध थे, लेकिन उनके पदों में जो वर्णन पाया जाता है वो सजीव है। ऐसा लगता है ही नहीं है कि वे जन्मांध थे। तो बात करेंगे यहाँ उनकी मृत्यु 1880 ईस्वी में हुई थी। हिंदी साहित्य जगत में भी सदैव अमर हैं। तो डियर फ्रेंड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे कहता है हिंदी साहित्य के इतिहास में कितने भागों में बांटा गया है। तो डियर फ्रेंड्स पहले ही मैंने आपको बताया था हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। आप बताओ कि चार भागों में बांटा गया है। बात करेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू कहता है कि सूरदास जी कौन से काल के संत कवि थे। तो उससे रिलेटेड आप निकाल सकते हैं गंधाज में से कौन से काल के जो है संत थे, आपके संत कवि थे। तो सेकंड नंबर का आंसर क्या होगा, आपका भक्ति काल के ये कवि थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। बढ़ेंगे यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है। तो इनमें से बताना है कि सूरदास जी की रचना कौन सी नहीं है। रामायणी नहीं है, सूरसावली नहीं है, साहित्य लहरी नहीं है, सूरसागर नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स गद्यांश में आपने देखा होगा तो कौन सी रचना नहीं है, रामायणी इनकी रचना ये सूरदास जी की नहीं है। बात करेंगे यहाँ पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता। कि श्रृंगार रस नहीं पाया जाता, बासल रस नहीं, या शांत रस नहीं, या भयानक। तो डियर फ्रेंड्स कौन सा रस नहीं पाया जाता, भयानक रस इसमें नहीं पाया जाता। तो ये इसकी उत्तरमाला आपको मैंने नीचे दी है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट गद्यांश नंबर फोर पर। तो गद्यांश नंबर फोर आपको पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद उसके आंसर आपको देने हैं। तो यहाँ पर गद्यांश नंबर फोर यहाँ पर रीड करते हैं। तो प्रेम की भाषा शब्द रहित है। जो प्रेम की भाषा है वो शब्द रहित है। नेत्रों की, कपालों की, मस्तिष्क की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभावशील अचल स्थिति संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है और न वेद की श्रुतियों मीठे उपदेश से।
न अंजील से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। तो राइट, यहाँ पर यहाँ तक हो गया, नहीं ना कि सत्संग से। तो बढ़ेंगे यहाँ पर क्या है, जीवन के अड़न में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़ों की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ पर देखते हैं आंसर की बात। आंसर देखते हैं यहाँ पर, प्रेम की भाषा क्या है, अर्थ रहित है, भाव रहित है, शब्द रहित है या ज्ञान रहित है। तो डियर फ्रेंड्स, प्रेम की भाषा क्या होगी गद्यांश नंबर 4 में, डी ऑप्शन, यानी यहाँ पर क्या है, शब्द रहित हो जाएगी। बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे कहता है अरण्य शब्द का अर्थ क्या है, कि वृक्ष है, जंगल है, पुष्प है, उपवन है। तो अरण्य जो शब्द है उसका अर्थ क्या होगा, तो 4th नंबर का जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है, अरण्य का मतलब क्या होता है, जंगल। तो यहाँ पर बात करेंगे यतन। अब आता है आपका यतन। यतन से क्या आशय है, यतन से आशय आपको बताना है कि भाषण है, रतन है, परिश्रम है, प्रयास है। तो डियर फ्रेंड्स 3 का जो आंसर होगा आपका वो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। कौन सा, प्रयास है। यतन का मतलब क्या होता है, प्रयास करना। बात करेंगे यहाँ पर गद्यांश नंबर 4। गद्यांश नंबर 4 आपसे कहता है गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, कि आचरण का किया गया है, प्रेम का किया गया है, वेद का या जीवन का। तो डियर फ्रेंड्स 4th का आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, किसका किया गया है। तो इसमें आचरण का जो है इसमें क्या बताया गया है, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, आचरण का यहाँ पर क्या वर्णन किया गया है। आता है 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, प्रेम की भाषा, जीवन का आरण्य और मौन व्याख्यान है, सच्चा आचरण। तो डिफरेंट 5 का क्या आंसर होगा, सच्चा आचरण इसका जो है गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक है। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, ये इसकी उत्तरमाला साथ के साथ इसमें है। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है आपका, नेक्स्ट की बात करें गद्यांश नंबर 5। तो गद्यांश नंबर हम 5 देख लेते हैं। गद्यांश नंबर 5 में आपसे क्या कहता है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे पहले। तो यहाँ पर देख लेते हैं, साहस की जिंदगी बड़ी जिंदगी होती है। जो व्यक्ति साहस की जिंदगी जीता है वो सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरे की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली जो है, यहाँ पर देख लेते हैं, दुनिया की असली ताकत होता है। क्या दुनिया की असली ताकत होता है। और मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में से रस लेता है जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य अपने आधार पर उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पड़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना तो भैंस और भेड़ का काम है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है जो अकेला होने पर भी मगन रहता है। अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है, जो आदमी उपयुक्त अवसर मिलने पर भी साहस से काम नहीं ले सका वह कभी सुखी नहीं हो सकता। समय पर साहस न दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज़ सुनता है जो उसे बार बार के बराबर कहती है कि तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम साहस नहीं दिखा सके और तुम जो है कायर की तरह भाग खड़े हुए। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपने पढ़ लिया होगा। अब देखते हैं इसके रिलेटेड आंसर, जो क्वेश्चन है उनसे उनके आंसर देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से इसमें पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें साहसी मनुष्य क्या उदाहरण नहीं लेता, कि सपने, विचार या अवसर या बुद्धि। तो डियर फ्रेंड्स पहले का आंसर क्या होगा, क्या उदाहरण नहीं लेता। तो 5वें का जो पहला होगा वो ए ऑप्शन, क्या नहीं लेता, सपने जो है अपने उधार नहीं लेता। क्या नहीं लेता, सपने जो है उधार नहीं लेता। तो बात करेंगे यहाँ पर साहसी मनुष्य किसके समान है। जो साहसी मनुष्य है वो किसके समान है, भैंस के, भेड़ के, जानवर के, सिंह के। तो डियर फ्रेंड्स सेकंड का आंसर क्या होगा, ये किसके समान होता है, सिंह के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है, दुनिया को, समाज को, आम आदमी को, मनुष्यता को। तो डियर फ्रेंड्स मैंने आपको बताया गद्यांश में किसको प्रकाश मिलता है। तो 3rd नंबर का आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, किसको मिलता है, मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। बात करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है। जो लेखक है वो उसने किस तरीके से जीवन को महान बताया है, विवेकशील जीवन को, कमजोरी को, साहसी को या स्वावलंबन को। तो 4th नंबर का आंसर क्या होगा, साहसी जीवन को। कैसे जीवन को, साहसी जीवन को महान बताया है। बात करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो व्यवहारिक शब्द का पर्यायवाची ढूंढना है। व्यवहारशील होगा, आदर्शवादी होगा, व्यवहार में लाने होगा या व्यवहार कुशल होगा। तो इसमें से पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 5 नंबर का क्या होगा,
आदर्शवाची इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सब व्यवहारिक शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये इसकी उत्तरमाला है। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट आपका, तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि जो एसएससी जीडी में दोबारा पिछले वर्ष में जो पूछे हुए गद्यांश हैं प्रीवियस ईयर के, उनकी बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। लास्ट है गई।